हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था, ओके। और अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन से इलेक्ट्रोलाइट लेने से क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में, ये सारा चीज हमने लास्ट क्लास कवर कर लिया था, ठीक है। तो अपने आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अपने आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर स्टडी करके अपना 2 लॉ दिया था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 2 लॉ दिया था। तो फर्स्ट लॉ क्या, फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और सेकेंड वाले को बोलेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, यहाँ पे ये बोला गया है कि द mass of the substance deposited at any electrode, ओके, कोई भी इलेक्ट्रोड, वो कैथोड हो सकता है या एनोड हो सकता है, उसमें जितना भी मास डिपॉजिट होने वाला है, मास डिपॉजिट होने वाला है या फिर मास लिबरेट होने वाला है, ठीक है। अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल है, तो वो डिपॉजिट होगा, अगर गैस है तो वो क्या होगा, लिबरेट होगा, ठीक है। द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट any electrode is directly proportional to the amount of charge passed through the system। एक सिस्टम में जहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे हैं, उसमें जितना चार्ज हम दे रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रोड में कितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या फिर कितना मास जो है वो लिबरेट होगा, ओके। तो सपोज लेट W इक्वल टू mass of substance deposited or liberated, ठीक है। Q इक्वल टू amount of charge passed through the electrolytes। इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं क्योंकि मोल्टेन स्टेट में हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि सिस्टम में। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड जो है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या है, Q, सो W इज प्रोपोर्शनल टू Q। इट इम्प्लाइज W प्रोपोर्शनल टू, हमें पता है कि Q जो होता है वो I इंटू T होता है, ठीक है। I क्या है, पहले से पढ़े हुए हैं, I होता है करंट इन एम्पियर, और T जो होता है वो है टाइम इन सेकेंड, ठीक है। उस सिस्टम में हमने कितना करंट फ्लो करवाया है इन एम्पियर और कितने टाइम के लिए फ्लो किया है, जो टाइम को हमने सेकेंड से रिप्रेजेंट किया है वो होता है हमारा I एंड T। तो हम यहाँ पे Q को I और T से रिप्लेस कर सकते हैं। सो W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू T, ओके, आया समझ में। नेक्स्ट, अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के इक्वलिटी साइन लाएंगे तो क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इट इम्प्लाइज W इक्वल टू ZIT, ओके। यहाँ पे Z क्या है, वेयर Z इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो भी हमने पढ़ा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और
कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वालिटी साइन लाएंगे तो जो भी टर्म लाएंगे उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन ऑलमोस्ट सारे केस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो रहता है उसका एक अलग नाम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जेड का एक स्पेशल नाम है, वो नाम क्या है, और क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सो W इक्वल टू Z इंटू आई टी। सपोज I, इफ I इक्वल टू, I क्या होता है, करंट इन एम्पियर होता है। इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T क्या है, टाइम इन सेकेंड, T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन क्या होगा, I जो है वो 1 बन गया, T है वो 1 बन गया, तो क्या होगा, देन W इक्वल टू Z, ठीक है। तो मास ऑफ द सब्सटेंस जो डिपोजिट हो रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इक्वेशन को देखो, फॉर्मूला को देखो, W इक्वल टू Z आई टी। अगर W इक्वल टू Z हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो सकता है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिट जो हो रहा है उसके इक्वल हो सकता है। कब हो सकता है, जब 1 एम्पीयर ऑफ करंट पास करेगा फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट may be defined as the mass of substance deposited or liberated when 1 ampere of current is passed through the electrolytes for 1 सेकेंड, ठीक है। इसको याद रखने का भी कुछ जरूरत है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला से पता चल रहा है अगर I है करंट 1 एम्पियर का है और वो 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है तो जेड क्या हो जाता है, वो मास ऑफ द सब्सटेंस जो डिपोजिट है W उसका इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज भी हम बोल सकते हैं, देखो Q इक्वल टू आई टी है, अगर I 1 एम्पियर हुआ, T 1 सेकेंड हुआ, इसका मतलब Q क्या होगा, Q का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन कूलम, ये उसका यूनिट होता है इन कूलम, ओके। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कि इट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पीयर ऑफ करंट के बारे में लिखे हैं, हम इसको बिना लिखे ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और यहाँ तक तो सेम रहेगा, ठीक है, व्हेन तक तो सेम रहेगा, और 1 कूलम of charge is passed through the electrolytes, ठीक है। आया सबको समझ में, ओके। इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। हो गया, मिटाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि अगर 1 इनडायरेक्ट जो मीनिंग है, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज हम 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करेंगे सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक का सोल्यूशन हो सकता है या फिर मोल्टेन स्टेट हो सकता है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जितना अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है वो डिपोजिट होगा वो
उस एलिमेंट का क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, देखो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू silver nitrate solution AgNO3 solution, then 0.00118 gram of silver is deposited at the electrode। ठीक है, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज हम पास कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम में, तो क्या होता है, इतना अमाउंट ऑफ सिल्वर जो है वो डिपॉजिट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर कितना होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करने से इतना ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर कितना है, 0.00118। ठीक है, आया समझ में। जिन 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। ओके, नेक्स्ट और एक चीज है 1 फैराडे। 1 फैराडे पता है ना, 1 फैराडे जो है वो चार्ज का यूनिट होता है। 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम होता है। ओके, विच इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 फैराडे जो है वो 96500 कूलम चार्ज का है, और वो क्या है, वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है। ठीक है, तो अभी हम 1 फैराडे के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हम 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास करेंगे एक सॉल्यूशन में, तो जितना अमाउंट ऑफ जो एलिमेंट है वो डिपॉजिट होगा, दैट इज इक्वल टू द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, लिखते हैं 1 फैराडे, तो 96500 कूलम लिख लेते हैं। 96500 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट्स क्या, E ग्राम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अगर हम 1 फैराडे या 96500 कूलम ऑफ चार्ज पास करते हैं सॉल्यूशन में, तो E ग्राम ऑफ एन एलिमेंट डिपॉजिट होता है। E क्या होता है, हम क्या बोले, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस, एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम। अगर हम कोई भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसको बोलेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो हमने 11th में अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, 11th में सिर्फ नहीं, जो सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ रहे थे वहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स था नॉर्मलिटी के अंदर। ठीक है, उसके अंदर भी हमने इसको पढ़ लिया था। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है फिर से थोड़ा बता देते हैं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट अगर एलिमेंट रहा तो, और मॉलिक्यूलर वेट या फिर मास भी बोल सकते हो। ठीक है, मास ही बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर।
बैलेंसिंग फैक्टर क्या है वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। कोई भी एलिमेंट का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है, डिफरेंट सॉल्ट्स में क्या होता है, कैसे उसको हम कैलकुलेट किए हैं, वो सारा चीज हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो अगर हम 96500 कूलम ऑफ चार्ज पास करेंगे तो वो डिपॉजिट करेगा ई ग्राम ऑफ एन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट, 1 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट्स, अगर 96500 कूलम ई ग्राम डिपॉजिट कर रहा है तो 1 कूलम कितना करेगा, ई बाय 96500 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे थे अच्छा खासा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो फिर हम अचानक से फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके ऊपर क्यों आए, क्यों, क्योंकि हमें कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ओके, देखो हमने क्या निकाला, 1 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट्स दिस मच अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट। अभी इसके पहले हमने पढ़ा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज जितना अमाउंट डिपॉजिट करता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, इसका मतलब अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज इतना अमाउंट डिपॉजिट करता है तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना अमाउंट हो जाएगा E बाय 96500। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, और हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, आया समझ में ये सब क्या हो रहा है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट चीज है, हमने जो फर्स्ट लॉ फैराडेज लॉ पढ़ा है उसमें से एक फॉर्मूला निकला था, W इक्वल टू ZIT निकला था ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम Z के वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, W इक्वल टू EIT बाय 96500। ओके, ये जो सारे फॉर्मूला है इसको हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो सारे फॉर्मूला को, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर्स में से कंपलसरी एक थ्योरी पार्ट के साथ न्यूमेरिकल आता है। ओके, आता है हमारा बोर्ड एग्जाम में, और जो हमारे कॉम्पिटिटिव में भी इससे क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं अभी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग लगाओ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये तो पहले हमने पढ़ लिया फर्स्ट लॉ, फिर हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में क्या होता है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू different electrolytes, different electrolytic solution लिख लेते हैं, different electrolytic solution connected in series, then mass of the substances deposited at any electrode is proportional to their equivalent masses। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को, जो लॉ है
करेंगे, हम यहाँ पर एक सेल बना रहे हैं, एक बीकर ले रहे हैं, यहाँ पे दूसरा बीकर ले रहे हैं, दो लिए हैं, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा साइड हो गया, बीच में आ गया। ओके, यहाँ पे हमने मान लो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है, ओके। इसको हम बाहर से इस पे क्या एक्सटर्नल सोर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये हमने जो कनेक्ट किया है, एक का ये पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, नेक्स्ट का पॉजिटिव नेगेटिव, अगर फिर हम लगाना चाहेंगे एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव, ऐसा करके लगा सकते हैं। सीरीज कनेक्शन का मतलब वही होता है, ठीक है। तो अभी मान लो कि हमने दो सेल लिए हैं, दो बीकर, जिसमें पहले कॉपर सल्फेट है, सेकंड में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, और दोनों को हमने क्या किया है, दोनों को हमने सीरीज में क्या किया है, कनेक्ट किया है, ओके। दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। तो हम बताना क्या चाहते हैं, when same amount of electricity is passed through different electrolytic solution, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, जितना इस सोल्यूशन में जाएगा उतना ही ये सेकंड वाले सोल्यूशन में भी जाएगा। मतलब दोनों सोल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है वो सेम है, ओके। नेक्स्ट, कनेक्टेड इन सीरीज, ये तो सीरीज में कनेक्टेड है। देन mass of the substances deposited, okay, at any electrode is proportional to their equivalent masses, okay। तो mass of a substance जो है डिपोजिट हो रहा है, मास ऑफ द सब्सटेंस मतलब पहले हमें ये देखने की जरूरत, समझने की जरूरत है कि कौन सा सब्सटेंस है जो डिपोजिट हो रहा है। अभी के लिए देखो, कैथोड एक इलेक्ट्रोड है उसमें डिपोजिट होता है, एनोड एक इलेक्ट्रोड है उसमें भी डिपोजिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम ये सारे मान के चलेंगे कि हमें सिर्फ कैथोड का ही रिएक्शन देखना है, ठीक है। तो क्योंकि कैथोड का रिएक्शन जो है वहाँ पे यूजुअली मेटल ही रहता है, ओके। तो कैथोड का देख रहे हैं अभी। और एक चीज, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब CuSO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट क्लास किया था कि कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। रिडक्शन कॉपर का भी हो सकता है, पॉजिटिव आयन है, और वाटर भी रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पे सिल्वर भी का भी रिडक्शन हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव आयन है, और वाटर भी क्या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो वैल्यू है, जिसे हमने लास्ट क्लास पढ़ा हुआ था, उस वैल्यू के हिसाब से, ये अगर आप याद भी रख लोगे तो ठीक है, उस वैल्यू के हिसाब से कॉपर रहेगा, सिल्वर रहेगा, तो वो प्रिफरेबली रिड्यूस होते हैं, वाटर का रिडक्शन नहीं होता, ठीक है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, जितना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा रिड्यूस होगा, मतलब वो ही रिड्यूस होता है, ठीक है। तो कॉपर, सिल्वर और Fe+3 जो है वो सब रिड्यूस हो जाते हैं इन प्रेफरेंस टू वाटर। तो अगर हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है तो कॉपर डिपोजिट होगा, और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिए है तो सिल्वर ही डिपोजिट होगा, ओके। तो अभी देखते हैं ये लॉ हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये लॉ बता रहा है कि वेट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। इक्विवेलेंट
मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पे वेट ना लिख के मास भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग तो फाइनली सेम ही आना है, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए। ओके, तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड और बाय सिल्वर डिपॉजिटेड इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लो ये कॉपर को हम W1 ले लेते हैं, ठीक है, और सिल्वर का ले लेते हैं W2। सो W1 बाय W2 इक्वल टू कॉपर का यहाँ पे 1 लिए है तो यहाँ पे भी 1 लेंगे, इक्विवेलेंट मास E1 बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर ले लेते हैं E2। इसका मतलब ये फॉर्मूला के हिसाब से W1 बाय W2 इक्वल टू E1 बाय E2, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता है, क्या पता है, Z इक्वल टू E बाय 96500 होता है, ठीक है। अगर Z इक्वल टू E बाय 96500 होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि E1 बाय E2 जो है that should be equal to Z1 by Z2। जो रेशियो निकलता है यहाँ पे 96500 से डिवाइड होगा, ओके, यहाँ पे भी डिवाइड होगा। अगर हम डिवाइड कर लेंगे दोनों को तो E1 by E2 इक्वल टू क्या आ रहा है, Z1 by Z2। दोनों का रेशियो जो है वो सेम आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नहीं तो लिख लेते हैं थोड़ा डिटेल में, E1 by 96500 by E2 by 96500। E1 by 96500 क्या होगा, Z1। E2 by 96500 क्या होगा, Z2। ओके, इसका मतलब E1 by E2 है Z इक्वल टू Z1 by Z2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे फाइनली, W1 by W2 इक्वल टू E1 by E2 इक्वल टू Z1 by Z2, ठीक है। ये जो सारे फॉर्मूला हम लिख रहे हैं अभी यहाँ पे और जो फर्स्ट लॉ था उसमें लिख रहे थे, वो सारे फॉर्मूला हमारा न्यूमेरिकल में यूज होगा। ओके, लिख लो। हो गया। तो अपना आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम ये फैराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।